और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत जो जनरल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं पेपरों में, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और आपने अगर इससे पहले हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। जो विभिन्न परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हम उन्हें ही डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो जिसमें से आपका 77 नंबर पहला ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले एक सक्रिय संवेदक का एक उदाहरण होगा। इसमें से जैसे ऑप्शन दे रखे हैं कि रेडार होगा, यानी जिसे रडार बोल सकते हैं, उपग्रह फोटोग्राफी होगा, या रेडियोमीटर होगा, या आवेश युग्मित युक्ति होगी। आप देखेंगे सुदूर संवेदना मीन्स ये है कि आप है दूर से ही किसी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। वो किसके द्वारा कर सकते हैं आप? रडार के द्वारा, या उपग्रह फोटोग्राफी के द्वारा, या रेडियोमीटर द्वारा, या आवेश युग्मित युक्ति द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। यानी हम ये कह सकते हैं इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन इसलिए हो जाएगा, सुदूर संवेदना में हम रडार का ही उपयोग करते हैं, यानी रडार का। इस रडार के द्वारा क्या होता है, जैसे कि ये मोस्टली है जो पानी के जहाज होते हैं, यानी जो समुद्रों में रहते हैं, मोस्टली उनकी दिशा और उनकी पोजीशन यानी स्थिति, उनकी दिशा हो गई, स्थिति और दूरी, यानी इनके द्वारा निर्धारण होता है वो रडार के द्वारा। ठीक है, तो ये सेंस इसी वजह से पूछा गया है क्वेश्चन। सुदूर संवेदना में हम रडार का उपयोग करते हैं, और रडार की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी रडार की फुल फॉर्म होगी, आप कह सकते हैं कि रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, यही होती है रडार की फुल फॉर्म। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये किसी की पोजीशन, डायरेक्शन और जो डिस्टेंस होती है उसे माप सकता है रडार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि प्रोटीन की अल्पता, यानी प्रोटीन की अल्पता का कारक है। यानी आपसे कह रहा है अगर आप डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए प्रोटीन की, तो उससे कौन सा रोग होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में, ये छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं में होती है, तो उसे क्वाशियोर रोग बोलते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोटीन की कमी से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रोग को हम क्वाशियर रोग कहते हैं। एक और नाम सुना होगा आपने, मेरास्मस रोग, ये भी आपका संबंधित होता है बच्चों से ही। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ आपके प्रोटीन, ये दोनों की कमी से होता है, ये ध्यान रखना है। ये बच्चों में ही होता है। मेरास्मस रोग होता है बच्चों में, होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। और क्वाशियर रोग होता है वो आपका संबंधित होता है केवल प्रोटीन की कमी से। बाकी रिकेट्स है, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, बाकी स्कर भी है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। और बाकी कैरोटीनियमिया है ये, अब ये हमें कन्फर्म नहीं है ये किसकी वजह से होता है। वैसे देखा जाए तो एनीमिया से ही संबंधित होगा ये। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे सोनालिका है और मालविका है, निम्नलिखित में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है। तो हम जानते हैं ये उन्नत किस्में हैं, ये आपकी गेहूं की हैं। ये पर्टिकुलर आपको ऐसी चीज़ें याद करनी होगी, चावल की किस्म है, चना की किस्म है, मक्के की किस्म है। तो पर्टिकुलर ये सोनालिका और ये मालविका, ये गेहूं की से संबंधित है। बाकी 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन संबंधित है। यानी आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयले का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी जो बर्फ का पिघलना है, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर है, ये कह रहा है कि रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी यानी मीन्स होता है एंटीबॉडी। तो हम ये कहेंगे जो आपका ब्लड ग्रुप AB होता है, वो एक होता है O ब्लड ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप O है, अब देख लीजिएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटीजन, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटीबॉडी। और ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हम कहेंगे ब्लड ग्रुप O है ना, इसके अंतर्गत आपके एंटीजन एब्सेंट होते हैं। जो AB एंटीजन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि एंटीबॉडी
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए भी होता है, इसमें जो एंटीजन होते हैं वो तो आपके प्रेजेंट होंगे ए और बी, लेकिन जो आपके एंटीबॉडी होंगे वो आपके एब्सेंट होंगे, यानी नहीं पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कैसे होते हैं, और ना तो ए होगा ना बी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। बाकी अगर मैंने बता दिया है, अगर ब्लड ग्रुप ओ पूछता तब हम ये कहते हैं कि एंटीजन एब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी पूछा जाए तब कहेंगे हम कि एंटीजन ए बी प्रेजेंट होते हैं और जबकि एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। तो इस प्रकार इसका 4 नंबर ऑप्शन होके जाता है सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, रामदेव मिश्र है। अगर वर्ल्ड के तौर पे देखा जाए तब इसका आता है एस स्वामीनाथन का नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ये परिवर्तन ए है, बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, ये परिवर्तन बी है। सही कथन का चयन कीजिएगा। यानी आप भी जानते होंगे, चाहे वो अवायवीय शोषण जीवाणु द्वारा होता है, तो ये कह रहा है जंतु में अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस बनाते हैं या उत्पादन करते हैं, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी बायोगैस के ईंधन को आप है रूप में चलती है, जलने वाली कोई भी चीज़ हो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आई, क्योंकि उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 84 नंबर। ये कह रहा है लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। तो ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग होना इसी के कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण। और इसमें एक अम्ल पाया जाता है जो आपने सुना होगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्जेलिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, तो वो टमाटर में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। ये कह रहा है कि कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है, तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी और भी दे रखे हैं, जैसे एपीकल्चर है, ये तो आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित। एग्रीकल्चर वो कृषि से संबंधित। फ्लोरिकल्चर जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि म्यादी बुखार की दृष्टि थे म्यादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। म्यादी बुखार को आप इंग्लिश देखिए क्या दे रखा है इसमें, टाइफाइड। हम जानते हैं टाइफाइड होता है वो जीवाणु जनित रोग है, और ये होता है साल्मोनेला टाइफी के जीवाणु के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा रोग फैलता है ये। और इसके लिए हम अगर पुष्टि करनी है कि हमें हुआ है या नहीं, तो इसके लिए हम करते हैं बिडाल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, बिडाल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। कृषि क्षेत्र में से वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही संबंधित पूछा है। तो हम ये जानते हैं ग्रीन हाउस गैस में अगर हम कृषि से उत्पन्न मानी जाए तो इसमें से कौन सी हो सकती है। देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये तो होती नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये आपके रेफ्रिजरेटर यानी जो आपके फ्रिज होते हैं उनसे संबंधित निकलती है ये गैस। बाकी अमोनिया है, तो अमोनिया डायरेक्टली तो वातावरण में पाई नहीं जाती है, ये आपके अमोनियम आयन के रूप में पाई जाएगी, या फिर आपके नाइट्रेट या नाइट्राइट इनके रूप में पाई जाती है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम कहेंगे N2O पाई जाएगी, यानी N2O निकल सकती है, कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न हो सकती है, तो वो N2O होगी, जैसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 88 नंबर। इसमें पूछा है कि मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं। तो श्रमिक मीन्स वर्कर, और वर्कर होंगे वो आपके होंगे बंदे नर, ठीक है, यानी स्टाइल मेल होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जो भी छत्ता होगा ना मधुमक्खी का छत्ता, उस पर एक रानी होती है
ठीक है, और वो अंडे भी देती है। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, अंडे देती है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो मधुमक्खी के छत्ते पर जो आपका जो शहद लाया जाता है, तो वो शहद किन के द्वारा लाया जाता है, तो आप याद रख सकते हैं ये आपके लाया जाता है बंद नर के द्वारा। जैसे कि लीची के फूल हो गए, सरसों के या अन्य चीज़ों से ये एब्जॉर्ब करके लाते हैं, तो ये काम होता है बंद नरों का। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी रख सकते हैं याद, ये ठीक है इतना ही काफ़ी होगा। बंद नर होते हैं वो ज़्यादातर है जो भी शहद इकट्ठा करके लाते हैं। बाकी अ, जो रानी होगी यानी क्वीन बी होगी वो आपकी छत्ते पर रहेगी और अंडी देगी। इस प्रकार है, इसका ऑप्शन नंबर दो ही सही हो जाएगा। जो हमें पूछा था श्रमिक कौन होते हैं, तो वो बंद नर होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, ये कह रहा है मानव में जो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है, तो हम कहेंगे जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, उनकी संख्या में 21 की एक अतिरिक्त प्रति उपस्थित होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जोड़े में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 और 19 20। अब जो 21वां आएगा ना, 21 और 22 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कॉपी हो जाता है इसका 21 और ये 22। यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो 21 नंबर के बाद 22 आना था जो क्रम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये कि ये कॉपी हो जाता है इसका। तो इसका मतलब होता है कि ये 2n+1 हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है ये एक आपका ट्राइसोमी बीमारी है। ठीक है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं जो डाउन सिंड्रोम होते हैं वो ट्राइसोमी के अंतर्गत आते हैं, या ट्राइसोमी हो जाता है जिनकी भी कॉपी होती है। जैसे कि आप कहें, जैसे कि डीएपी, डीएपी मीन्स ये है कि जो आपका कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम है ये भी ट्राइसोमी होगा, यानी 2n+1 होगा, क्योंकि इसमें 21वें गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है। इसी प्रकार एडवर्ड सिंड्रोम होता है, इसमें 18वें जो गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम होता है उसकी कॉपी हो जाती है, तो ये भी ट्राइसोमी हो जाता है। इसी प्रकार पटाऊ सिंड्रोम होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, ये 21 18 और ये हो जाएगा 13वें गुणसूत्र की कॉपी। जैसे मैंने ये बताया ना, इसी क्रम में लिखेंगे, तो ये जो क्रम लिखते हैं तो ये नंबर ऑफ ये दे रखे हैं, जैसे 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, या 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, या 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, ये तीनों के तीनों ही ये ट्राइसोमी में आते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्राइसोमी रोग भी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी क्लास 8 से पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे तो जो कृषि से संबंधित एक चैप्टर दे रखा है, शायद शुरुआत में उसमें ही दे रखा है। ये कह रहा है कौन सा कथन है वो जैविक खाद के लिए सत्य नहीं है। ये स्टेटमेंट सीधा उठाया कि यह मृदा के जलधारण क्षमता को बढ़ाता है, ये बात सही है। यह केवल जंतुओं से प्राप्त होता है, केवल जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। यह मृदा में ह्यूमरस प्रदान करता है, ये भी बात सही है। मृदा की रचना बनाता है, तो ये भी बात सही है। इसमें से गलत होगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केवल जंतु ही नहीं, इसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो इस वजह से इसमें केवल शब्द से गलत हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91, इसमें से प्राकृतिक हल वाला कहलाता है, तो आप इनमें से देखेंगे तो वो केचुआ ही कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रथम टीका यानी वैक्सीन विकसित की गई थी, तो वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, और वो भी चेचक के टीके की खोज करने की वजह से। तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, यानी प्रथम वैक्सीन इन्होंने ही विकसित की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक वैज्ञानिक विषाणु रोग से ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए है उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप का चयन नहीं करना चाहिए, पादप के भाग का कौन से का चयन नहीं करना चाहिए, तो उसे प्रहो अग्रक का नहीं करना चाहिए, यानी जिसे रूट अपेक्स बोलते हैं। जो भी प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो टॉप होती है, टॉप मीन्स ये कि प्रहो भाग होता है, उसमें सेल डिवीजन अधिक होता है, और सेल डिवीजन अधिक होता है यानी वो शीर्ष पर वृद्धि अधिक तेज होती है, यानी कंपैरिजन टू अदर भाग के प्लांट्स के शीर्ष भाग पर, यानी जो आपका रूट अपेक्स होता है, सूट अपेक्स बोलेंगे,
तो उस पर आपकी सेल डिवीज़न अधिक होता है, तो वो शीर्षस्थ भाग को ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है, तो इस वजह से उस भाग को नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो श्वसन में भोजन टूटता है, यानी हम ये कहेंगे ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीडेशन माना जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं इसमें ऑक्सीकरण होगा तो निश्चित तौर से अभिक्रिया होगी एक्जोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन होगी। और यहीं पर अगर एलपीजी जो घरों के सिलेंडरों में उपयोग की जाती है तो उसमें ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे जो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी टॉर्च के लिए, वाहनों के अग्रदीपों के लिए और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए, इसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, बाकी हम उत्तल के लिए वाहनों के पश्च दर्पण के उपयोग के लिए करेंगे। ये कह रहा है कि Hg यानी जो पारा है वो धातु का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? तो इसका होगा वो हो जाएगा आपका सिनावार या सिरीवार बोल सकते हैं। और बाकी हेमेटाइट तो लोहे का हो जाएगा, कैलेमाइन है ये जिंक का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो हो जाएगी ब्रोमीन। और बाकी जो पारा था वो हो जाएगा, ये धातु है और ये आपका अधातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा है इनके मध्य में रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अगर ये 90 डिग्री ये लंबवत है, यानी ये 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे 360/90 और -1। माइनस इसलिए एक करते हैं क्योंकि अगर सम होगा यानी सम अंक आते हैं तो निश्चित तौर से ये घटा देंगे, अगर विषम आएंगे तो वही रहेंगे। तो इसे हम काटेंगे तो 9 चौक 36 होते, तो -1 करेंगे तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। या यहाँ पे अगर कोई विषम डिजिट आता है यहाँ पे तो उसे सेम रहने देते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो वो किलोवाट घंटा होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।